नमस्कार, मैं मुकेश चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द MS स्टडी क्लास में। जैसा कि आपको सब पता है कि कोरोना महामारी की वजह से ऑफलाइन क्लासेस बिल्कुल नहीं हो पा रही हैं। गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर पा रही है कि हम ऑफलाइन क्लासेस दें या कोचिंग सेंटर चलाएं, ठीक है। इसलिए सारे टीचर्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सारे टीचर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पर, सारे बच्चे अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पर। तो जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को आप जितना ज़्यादा हो सके लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि अगर आप इस चैनल को शेयर करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल को देख पाएंगे, जुड़ पाएंगे। जो लोगों को पास जिनको फैसिलिटी नहीं अवेलेबल हो पा रही है या जो लोग घर पे बैठे हुए हैं और वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वे ऑफलाइन क्लासेस का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट का अभी कोई ऐसा मोटिव नहीं है या कोई ऐसी योजना नहीं है जिससे कि कोचिंग स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट खुल पाए, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करना है, आपको ऑनलाइन क्लासेस का ही सहारा लेना है। जितना ज़्यादा हो सके आप ऑनलाइन क्लासेस लेके अपने नोट्स बना लीजिए और नोट्स बनाने के बाद अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, जिससे कि आने वाले टाइम में 2021 या 2021 में जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उन वैकेंसीज को आप, उन अपॉर्चुनिटियों को आप गेट कर सको या उन वैकेंसियों में आप ज्वाइन कर सको, ठीक है। तो इसमें हम मेंसुरेशन हम पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन हम स्क्वायर पढ़ रहे हैं। स्क्वायर में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पार्ट 10 पढ़ रहे हैं। देखिए जैसे कि हमारे यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पर दूसरे सर पढ़ाते हैं आपको जीएस ज्योग्राफी जो पढ़ रहे हैं आप, ठीक है ना, वो शक्ति यादव जी पढ़ा रहे हैं। शक्ति यादव जी ये जो है टीचर एक ऐसे टीचर है जिसे कि काफ़ी नॉलेज है, अपने फील्ड में काफ़ी नॉलेज है। उस नॉलेज को आप इस तरह से रख सकते हो, ऑलरेडी टेट, सी टेट, सुपर टेट और एक ऑलरेडी प्रतिष्ठित टीचर भी है प्राइमरी स्कूल बिलारी में, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने पिछले साल भी प्री दिया था, पीसीएस का मेंस दिया था, यानी कि 2018 में, जिनका उनका प्री भी क्लियर हो गया 2018 का और मेंस भी क्लियर है। अब डायरेक्टली अब उनका क्या है, इसी मंथ क्या है, इंटरव्यू है, जिसके कारण क्या है, वे अभी इंटरव्यू की प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, जिससे कि हम उनकी वीडियोज़ जो हैं अपलोड नहीं कर पा रहे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैथमेटिक्स में इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप मुझसे पढ़िए, जिससे कि मैं सीजीएल्स जो एग्ज़ाम होते हैं, जो सबसे अपर लेवल का एग्ज़ाम है, जिसमें सबसे टफ मैथ्स आता है, ठीक है ना, उसमें मैं क्वालिफाइड हूँ। आपको मैंने बताया था एक वीडियो में, सीएचएसएल मेरा क्वालिफाइड है, सीजीएल मैंने 2 टाइम्स क्वालिफाइड हूँ, ठीक है। तो इसमें आप मेरा पूरी तरह से विश्वास रखिए कि मैं आपको मैथमेटिक्स को अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कराऊंगा। ऐसे ही जीएस का टीचर मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, जिसके बारे में मैंने बताया शक्ति यादव जी के बारे में कि वो जो है हाईली क्वालिफाइड टीचर है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट है, आपके आर्ट्स के ही 2 सब्जेक्ट्स में, ठीक है। और पीसीएस का 2018 का जो मेंस आप देखोगे, मेंस का भी रिजल्ट आया था हाल फिलहाल में, मेंस का जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप समझिएगा कितना अच्छा वो नॉलेज रखते होंगे, जिससे कि उन्होंने प्री और मेंस क्वालिफाइड करके वो लास्ट स्टेज यानी कि इंटरव्यू तक जा पाए हैं, ठीक है। तो पूरा विश्वास रखिए हमारे इस द MS स्टडी क्लास में और आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। और मैं इसी बात को बोला, जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करते रहिए और अपना शेयर करते रहिए, जिससे कि बच्चों को पता लग पाए कि क्वालिटी का, कि यहाँ पर एक क्वालिटी मिल रही है, यहाँ पर हम क्या है, इस प्लेटफॉर्म पर आपको वो सब चीज़ प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं जो आपको बिल्कुल रिक्वायर्ड है, जो आपके एग्जाम्स में आएगी, ठीक है। मेंसुरेशन में भी मैं आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ। अभी इस पे क्वेश्चंस भी डिस्कस होंगे, प्रैक्टिस सेट्स भी डिस्कस होंगे, इसका पीडीएफ में आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो इसलिए आज हम पढ़ते हैं, हमारा टॉपिक क्या है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का हम स्क्वायर पढ़ेंगे पार्ट नंबर 10 में, ठीक है। देखिए स्क्वायर क्या, एक वर्ग होता है। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ, चारों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती, कि ऐसा वर्ग या ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों साइडें बराबर होंगी। सारी कंडीशंस मैं पहले बताता हूं कि क्या कंडीशनें होती हैं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं चतुर्भुज वालों में कि कौन सा वर्ग होता है, कौन सा समांतर चतुर्भुज होता है, कौन सा समचतुर्भुज होता है, कौन सा आयत होता है, कौन सा समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम होता है। ये सारी चीजें आप अलग अलग समझ पाओगे। मैं बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट करके ही बताऊंगा, अंतर भी बताऊंगा कि इसमें अंतर और इसमें अंतर क्या क्या है, जिससे आप ये पता लगा पाओ कि ये आयत है और ये पैरेललोग्राम है, या ये रोम्बस है या फिर ये स्क्वायर है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। देखिए तो मैंने क्या कहा कि सारी साइडें क्या होंगी, इसकी बराबर होंगी। नोट कर लीजिए, ए बी जो है बराबर होगा हमारा BC के,
BC बराबर होगा CD के और CD बराबर होगा AD के। सपोज करिए मैंने इसे A बोल दिया तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी A हो जाएगी, बराबर A कह देते हैं, ये भी A हो जाएगी और ये भी A हो जाएगी। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। सारी साइडें क्या है इसकी बराबर। देखिए सारी साइडें बराबर होने के साथ साथ इसके जो वर्टेक्स एंगल है, वर्टेक्स एंगल यानी कि एंगल A बराबर होगा एंगल B के, बराबर होगा एंगल C के, बराबर होगा एंगल D के, और वो कितने डिग्री के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये शर्त है इसकी, यानी कि चारों भुजाएं हमारी समचतुर्भुज की बराबर होती है, रोम्बस की बराबर होती है, लेकिन चारों भुजाएं जिसकी बराबर है और उसके वर्टेक्स एंगल शीर्ष कोण, ये वर्टेक्स एंगल बोलते ही नहीं, ये जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, शीर्ष कोण होते हैं। ठीक है, शीर्ष कोण वर्टेक्स एंगल, ये वर्टेक्स एंगल होते हैं। ये जितने भी आपके चार वर्टेक्स एंगल दिख रहे होंगे, चार कोने हैं आपके, ये चारों कोने कितने डिग्री के होंगे हमारे, 90 डिग्री के होंगे। इस बात को अच्छे से समझना, कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। ये सारी बातें समझते हो आप, ज्योमेट्री जब चलोगे, ज्योमेट्री में जब स्क्वायर बनाओगे तो ये सारी बातें आपको काम आएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एक यहाँ पर विकर्ण बना लेता हूँ, डायगोनल बना लेता हूँ, मान लीजिए डायगोनल मैंने बना लिया, मैंने बताया उसे डायगोनल किससे कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। ठीक है, अगर मैंने ये विकर्ण बना लिया तो आप ये देख रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ d की वैल्यू निकालूं तो आप समझिएगा यहाँ एक पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, क्योंकि अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं ABC, ये एक ट्रायंगल है ABC और B पर क्या है, ये राइट एंगल है, समकोण है। अगर B पर ये राइट एंगल है, समकोण है, तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, ये कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा कौन सा प्रमेय लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ से d² इज इक्वल टू, समझते रहिए सारी चीजें, d² इज इक्वल टू, बहुत ध्यान समझिएगा, d² इज इक्वल टू ये a² प्लस a² बराबर क्या हो गया बताइए हमारा 2a²। क्या हो गया, 2a²। हमें तो d निकालना है, विकर्ण निकालना, तो विकर्ण हमारा क्या हो जाएगा, √2a। इसको याद रखना, हमें बहुत ध्यान समझना, √2a। ठीक है, काफी सवाल पूछा गया है इस पे, क्या होता है विकर्ण इसका, √2a होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बता दूं कि अगर मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये 8 √2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 8 √2 हो जाएगी। इस बात को आप समझिएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं कहने लगूं आपसे कि अभी हम इसका एरिया निकालें, क्या निकालें, इसका एरिया निकालें। देखिए क्षेत्रफल कैसे, अभी एक बात और समझ लीजिए। अभी पहले देखिए ये हमारा डायगोनल हो गया √2a। अगर हम दूसरा डायगोनल बनाते हैं, मान लीजिए ये डायगोनल हमने क्या बना दिया, BD बना दिया, इसमें दोनों डायगोनल बराबर होंगे, यानी ये √2a होगा तो ये भी क्या होगा, √2 है। यहाँ पर लिख लीजिए डायगोनल, डायगोनल यानी कि विकर्ण जो है हमारे, ये क्या हो गया हमारे AC एक विकर्ण हो गया और बराबर हो गए किसके, BD के, यानी कि दोनों विकर्ण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इस बात को ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको आयत में बताया था कि आयत में भी दोनों डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस बात को आप समझ गए होंगे, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। एक बात और लिख लीजिए, अगर मान लीजिए O क्या है, ये O, ये एक O क्या है, एक पॉइंट है, O क्या है, एक पॉइंट है, O कह देते हैं इसे। ठीक है ना, O क्या है, मैं बात समझना, O क्या है, O है हमारे पास एक मध्य बिंदु। ठीक है, लिख लेते हैं O इज द मिड पॉइंट। ठीक है, थोड़ी इंग्लिश आप थोड़ा सा इंग्लिश में भी कंफ्यूज मत होइए, ज्यादा टफ इंग्लिश नहीं लिखवाता हूं मैं, इसमें आती भी नहीं है ज्यादा इंग्लिश। ठीक है, O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, डायगोनल यानी कि विकर्णों का मध्य बिंदु है। O जो है विकर्णों का मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास, अगर मैं कह दूं कि ये जो OD है ये बराबर किसके है, OB के। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि OD यानी कि हमारे पास विकर्ण मान लीजिए कोई BD है, तो OD बराबर किसके हो गया, OB के। अगर मैं कह दूं AO बराबर हो गया किसके, हमारा OC के। इतनी बात समझ पा रहे होंगे, ये क्या है, एक मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है यानी कि कोई ऐसा इंटरसेक्टर पॉइंट, यानी कि प्रतिच्छेदित बिंदु तो है ये दोनों विकर्णों का, लेकिन क्या काम कर रहा है, दोनों विकर्णों को आधा करने का काम कर रहा है। अगर ये पूरा 10 सेंटीमीटर होता तो 5 सेंटीमीटर ये हिस्सा और 5 सेंटीमीटर ये हिस्सा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये जो आपका एंगल बनता है, ये एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये भी 90 डिग्री का, यानी कि ईच इंटरसेक्ट एंगल जो है हमारे पास कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री का। ये भी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। समझ पा रहे होंगे। देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो हमारा
इंटरसेक्टर पॉइंट है, यानी कि जो विकर्ण है वो कितने डिग्री पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, हमारे 90 डिग्री पर, यानी कि ए बी या कह सकते हैं ए सी इंटरसेक्ट बी डी, यानी कि इंटरसेक्ट किसे कर रहा है ये, बी डी को एट 90 डिग्री, कितने डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये बातें समझ में आ रही होंगी आपके, ठीक है। ये 90 डिग्री, सारे एंगल्स कितने हो गए हमारे, 90 डिग्री। अब हम क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। देखिए क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल इसका, हम ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई, ये बेस हो गया, हाइट होगी। मैंने बताया था कि किसी भी चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है दो ही बातों पर डिपेंड होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट पे डिपेंड होता है, यानी कि a मल्टीप्लाई a, तो बराबर क्या हो गया, a स्क्वायर, बराबर क्या हो गया हमारा, a स्क्वायर हो गया। क्षेत्रफल क्या हो गया हमारा, a स्क्वायर हो गया। अब आपको मैंने एक बात बताई थी, अगर ये d है तो ये भी d होगा। देखिए समझिएगा, अगर ये d है तो ये भी d होगा। अगर मैं इतनी लाइन की बात करूं, देखिए कहां से कहां तक की, a से लेके o तक की बात करूं, a से लेके o तक की बात करूं, तो आप कहोगे सर ये d/2 का स्क्वायर है, d/2 का स्क्वायर क्यों कर रहे हैं स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा मैं, इसमें और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। और 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। देखिएगा ये जो है ट्राइंगल लिख लीजिए चाहे यहाँ पर, ट्राइंगल AOB, यानी कि इन्हें ट्राइंगल किसमें, AOB में, इन्हें ट्राइंगल AOB में अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो ये D है ना पूरा, अरे ये AC क्या है, D ही तो है, तो AO क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। और ये BD भी क्या है हमारा, D है, तो हमारा BD का आधा, ये क्या हो गया, BO या OB क्या हो गया, d/2 हो गया। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से रिजल्ट जो निकल के आएगा आपका, रिजल्ट निकल के आएगा d स्क्वायर, देखिए डायरेक्टली बता देता हूं मैं, यहां पर 2d स्क्वायर, वो ध्यान समझना, थोड़ा जगह थोड़ी कम रह गई है यहां पर, एक बात समझ आ रहा हूं। देखिए d स्क्वायर बाई 4 होगा, ये d स्क्वायर बाई 4 होगा, प्लस ये d स्क्वायर बाई 4 होगा, बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। अगर मैं इसे सिंप्लीफाइड करता हूं तो ये हो जाएगा हमारा d स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, अब बटे हो जाएगा 2, देखना बहुत ध्यान से, देख लो d स्क्वायर बटे 2, ये 2 ही तो हो जाएगा यहाँ से। देखिए अगर ये 4 एलसीएम लोगे तो d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर क्या होगा, 2d स्क्वायर, और 2d स्क्वायर का 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो d स्क्वायर बटे 2 हो गया ये, और बराबर a स्क्वायर। और a स्क्वायर क्या होता है बताइए, क्षेत्रफल होता है। ए स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल। तो मैं कह सकता हूं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर की बात करें, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, डी स्क्वायर बाई 2 या फिर 1/2 डी स्क्वायर, 1/2 डी स्क्वायर। तो दो क्षेत्रफल इसमें आते हैं हमारे निकल के। कौन कौन से एरिया होते हैं यहाँ पे समझ लीजिए, चाहे साइड में। क्षेत्रफल जो होगा, एक क्षेत्रफल जो होगा वो ए स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा क्षेत्रफल हो गया। दूसरा हमारे पास क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया जी, अभी मैंने बताया 1/2 डी स्क्वायर। क्या बताया है, 1/2 डी स्क्वायर। क्या बताया देखिएगा ध्यान से, 1/2 डी स्क्वायर हो गया। उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं विकर्ण की, तो विकर्ण भी यहाँ पर देखिए, विकर्ण हमारा √2a हो गया। विकर्ण कितना हो गया, √2a। अच्छा से देखिएगा, कोई चीज छुप रही होगी तो आप यहाँ पर देखिएगा, d बराबर क्या हो गया, √2a हो गया। अगर हम पैरामीटर की बात करते हैं, परिमाप की, देखिए परिमाप पैरामीटर की बात करूंगा मैं, तो परिमाप क्या होता है कि चारों भुजाओं का जो योग होता है, यानी कि जितनी भी भुजाएं होती हैं किसी भी पॉलीगन की, उनका जो योग होता है, उस योग को ही हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर a है, ये a है, ये a है, ये a है, आप सबको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा। पैरामीटर कितना हो जाएगा आपका, 4a हो जाएगा। तो ये बात आप अच्छे से याद रख लेना, यही इसका क्या है, हमारा फाइनली कंक्लूजन है। क्योंकि एरिया वाले चैप्टर में आपको यही बात काम देगी, क्या काम देगी कि क्षेत्रफल हमारा दो तरीके से निकलेगा, एक तो साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, एक क्षेत्रफल निकलेगा हमारा 1/2 डी स्क्वायर से निकलेगा, एक हमारा विकर्ण हमें निकालना होगा, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण हमारा √2a हो जाएगा। पी क्या मतलब परिमाप, पी क्या मतलब हो गया हमारा परिमाप, समझिएगा ध्यान से, पी क्या हो गया, परिमाप। परिमाप कितना हो जाएगा हमारा, 4a हो जाएगा। एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं पूरी तरह से, देखिएगा सारी बातें, ये पूरा आप
स्क्रीनशॉट लेना, मैं हट जाता हूं थोड़ा सा, आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप क्या है इसको नोट डाउन करिएगा, अपनी कॉपी में लिखिएगा, सारी बातों को बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं, अभी कोई सवाल मैं आपको करा ही नहीं रहा हूं, सवाल की मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा इस चैनल पर ही, ठीक है। तो अभी मैं दोबारा बताना चाह रहा हूं, देखिए स्क्वायर क्या है, स्क्वायर जिसकी साइडें क्या होती हैं, चारों इक्वल होती है, मैंने लिख दिया यहां पर, ये साइड ये भी ए है, ये ए है, ये ए है और ये भी ए है। उसके बाद जो इसके वर्टेक्स एंगल होते हैं यानी कि शीर्ष कोण जो होते हैं वो हमेशा कितने डिग्री पर स्टैंड करते हैं, 90 डिग्री पर स्टैंड करते हैं, मैंने बता दिया। डायगोनल बराबर होते हैं, ये बात याद रखनी, विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विकर्ण आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ओ पॉइंट पर करते हैं, और ओ क्या है इनका, मिड पॉइंट है ऑफ डायगोनल का, यानी कि जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये। अगर हम इस बात पे चले जाए, और एक बात और है कि जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं वो कितने डिग्री का एंगल होता है हमारा, 90 डिग्री का एंगल होता है। उसके बाद क्षेत्रफल की बात करें हम, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, ए स्क्वायर कैसे हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई हाइट क्या हो जाता है हमारे पास, ए स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद इस पे जाते हैं, देखिए ये क्या मैंने बताया था आपको, ये बताया था मैंने कि अगर ये पूरी लाइन हमारे पास क्या है सॉरी अगर ये पूरी लाइन डी है तो ये dy2 हो जाएगा, और ये भी पूरी लाइन d है तो ये भी क्या हो जाएगा, dy2 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, यहाँ क्या कर दिया मैंने, एक पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, जिस पाइथागोरस प्रमेय से क्या हुआ कि हमने यहाँ पर dy2 का स्क्वायर प्लस dy2 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, a स्क्वायर बराबर कितना हो गया हमारा, a स्क्वायर कौन सा, 90 डिग्री के सामने वाला a स्क्वायर हो गया। तो d स्क्वायर बाई 4 डी स्क्वायर बाई 4 बराबर ए स्क्वायर, यहां से रिजल्ट निकल के आया ये हमारा, और ये ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल के बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर हो गया dy2, वो भी क्या हो गया 1/2 डी स्क्वायर। तो मैंने ये चारों चीजें इधर लिख दी है, आपकी पैरामीटर निकालना भी और आपका क्षेत्रफल निकालने के दोनों फॉर्मूले मैंने लिख दिए इधर पे, देख लेना कॉर्नर पे, और ये पैरामीटर का भी हो गया और डायगोनल का भी हो गया, ठीक है। तो इतनी बात समझ पा रहे होंगे, अब आगे बढ़ते हैं इससे, ठीक है। देखिए हमने अभी स्क्वायर के बारे में जाना कि स्क्वायर का एरिया कैसे निकलेगा, पैरामीटर कैसे पता लगाएंगे, डायगोनल कैसे पता लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में जाना। अब क्या है ना, स्क्वायर में क्वेश्चंस आते हैं हमारे कि स्क्वायर के अंदर सर्किल हो या स्क्वायर के बाहर सर्किल हो, उसकी रेडियस कैसे पता चलेगी या उसका एरिया कैसे पता चलेगा। जो सर्किल हमारे बने हुए हैं, या तो स्क्वायर क्या मतलब वर्ग के अंतर्गत कहता है या वर्ग के परिगत कहता है। तो पहले हम इन सर्किल की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, सर्किल इन स्क्वायर या इन सर्किल की बात कर ले ऐसे डायरेक्टली, इन सर्किल, ठीक है ना। तो इन सर्किल का मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई स्क्वायर है, समझिएगा अच्छे से, बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है काम ये, ठीक है। कोई स्क्वायर है, स्क्वायर सही लग रहा है, नहीं चलिए थोड़ा सा और बना लेते हैं इसको, ये कोई स्क्वायर है, ठीक है। इस स्क्वायर के अंदर हमें सर्किल बनाना है, मान लीजिए ये स्क्वायर ABCD कह दिया हमें, इसके अंदर हमने सर्किल बना दिया, ये बहुत आसान है सारी चीजें, लेकिन बस दिक्कतें यहाँ आती हैं कि आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, आपको कोई चीज छोड़नी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स हुआ या कोई भी सब्जेक्ट हुआ उसमें थोड़ा सा भी आप रियायत बरतोगे, यानी कि कोई चीज छोड़ के पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं वही चीजें आपको एग्जामिनेशन में परेशान करने वाली हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं स्क्वायर का एरिया बता देता, सिर्फ इसके इन सर्किल और आउट सर्किल की रेडियस नहीं बताता, उनका एरिया उनका रेशो नहीं बताता, तो आपको क्या होता है कि एग्जाम में जाके जो बेसिक सवाल भी आते हैं वो भी आपसे क्लियर नहीं होते। तो इसलिए क्या होता है ना, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा ब्रॉड हो रहा है, बहुत ज्यादा वीडियोस बन रही है, या बहुत ज्यादा एक ही चैप्टर को मैं खींच रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीजें पढ़ने के लिए थोड़ा पेशेंस और टाइम तो चाहिए होगा, ठीक है। अदरवाइज सारी चीजें नहीं पढ़नी तो किताबें आपके पास है, डायरेक्टली फॉर्मूले रट लीजिए, फॉर्मूले रटने के बाद में सवाल करके देखिए, सवाल ही नहीं होंगे आपसे इतने तरीके बेहतर तरीके से। देखिएगा, मान लीजिए यहाँ कोई मैं इसका मिड पॉइंट मान लेता हूँ, मिड पॉइंट किसका है, ये सर्किल का मिड पॉइंट नहीं, सर्किल का सेंटर है, सर्किल क्या है, ये सेंटर है। अगर सर्किल का ये सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस होनी चाहिए इसकी, समझिएगा आप, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगी, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगी, यही रेडियस होती। अगर मैंने कह दिया कि ये हमारे पास ए है, अगर मैंने कह दिया ये हमारे पास क्या है, ए है, तो हम क्या बात करेंगे, तो ये जो रेडियस हो जाएगी, क्या रेडियस a/2 नहीं लग रही है आपको, देखिए आपको, अरे यहां से यहां तक क्या हो गई हमारे पास, ए हो गई, तो ये ए रेडियस क्या होती, आधी होती, यहां से यहां तक तो डायमीटर होता है, व्यास होता है, आपको पता भी होगा, पूरा यहां से यहां तक टच करूंगा तो क्या कहलाएगा, वो हमारा व्यास कहलाएगा। लेकिन रेडियस क्या होती, व्यास का
आधा होती है, यानी कि हमारे पास जो रेडियस होती है वो क्या होती है, व्यास का आधा होती है, डायमीटर का आधा होती है। इतनी आप समझ गए होंगे। तो अगर ये पूरी साइड ए है तो ये व्यास भी क्या होगा, इसका ए होगा, और रेडियस क्या हो जाएगी, a/2। तो हम कहेंगे कि स्मॉल r बराबर क्या हो गया, a/2। स्मॉल r बराबर क्या हो गया, a/2। इतना समझिएगा। एक बात और बताने के लिए रह गई थी, जब हम आयत पढ़ रहे थे, देखिएगा बहुत ध्यान से, जब हम आयत पढ़ लेते तो आयत के बारे में और बता देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए ये कोई रेक्टेंगल है, आयत है, इस आयत के बाहर तो सर्किल नहीं बन सकता। देखिए आयत के बाहर आप सर्किल बनाओगे तो क्या बन जाएगा, ये एक अंडाकार आकृति बन जाएगी, ना कि सर्कुलर आकृति बनेगी। इस बात का ध्यान रखना। तो इसके अंदर तो सर्किल बनना पॉसिबल है, इसके बाहर सर्किल बनना पॉसिबल नहीं है। तो बताइएगा, अरे इसके बाहर नहीं बन सकता लेकिन इसके अंदर तो बन सकता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो सर्किल बनेगा वो उसकी चौड़ाई पर ही डिपेंड करेगा। मान लीजिए ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, तो अगर इसका ये सेंटर है सर्किल का, तो ये जो हमारे पास स्मॉल r होगी वो विड्थ का आधा होगी। यानी किसी भी आयत में, किसमें भाई, आयत में जो हमारे पास सर्किल होता, आयत के अंतर्गत बने वृत्त की त्रिज्या, अगर हम बात करें कि त्रिज्या, तो स्मॉल r जो होगी वो b/2 होगी। यानी कहने का मतलब ये है, स्मॉल r जो होगा चौड़ाई का आधा होगा, ना कि लंबाई का। किसका आधा होगा, चौड़ाई का आधा होगा। ये बात ध्यान रखनी होगी कि आयत में कभी भी हमारा सर्किल बाहर की तरफ नहीं बनता है, अंदर की तरफ बनता है। यानी कि सर्किल बाहर नहीं बनता, अंदर बनता है, ठीक है। और अंदर वाले सर्किल मैंने जब आयत पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, आपको रेक्टेंगल पढ़ाया था, तो ये बात बताने से भूल गया था मैं, तो मैंने आपको इसमें यहाँ पर याद दिला दी है कि अगर कोई भी हमारा रेक्टेंगल है, सवाल ऐसे आपको आएगा कि ये दे देगा, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर इस साइड से दे देगा, ये दे देगा हमारा 14 सेंटीमीटर, ये दे दिया, और हमसे रेडियस पूछे लगा तो रेडियस क्या होगी, 14/2 होगी, यानी कि 7 सेंटीमीटर होगी। और अगर क्षेत्रफल पूछ ले सर्किल का, क्षेत्रफल क्या होता है, πr², पाई की वैल्यू 22/7, r² की वैल्यू 7 × 7, तो कट जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बात भी एग्जामिनेशन पूछ चुका है कि किसी आयत के अंतर्गत, आयत की लंबाई ये दे रखी है, चौड़ाई ये दे रखी है, और आयत के अंतर्गत बने सर्किल की रेडियस या उस सर्किल का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन हम अभी क्या काम कर रहे थे, स्क्वायर पे काम कर रहे थे। अभी हमने आयत के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया, क्योंकि आयत के बारे में ये बात हमने लास्ट वीडियो में नहीं बताई थी, ठीक है। तो ये बात भी आप नोट कर लेना, आयत के अंदर ही सर्किल बनेगा, आयत के बाहर सर्किल नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं, वृत्त की बात करते हैं, तो वृत्त के अंदर भी सर्किल बनेगा और वृत्त के बाहर भी सर्किल बनेगा। देखिएगा मैं इसी में बता देता हूं, ये जो है आपका चारों जो इसके कोने हैं वो टच करता हुआ जाएगा, तभी तो आपको बाहर का सर्किल बनेगा। अब देखिए इसकी जो रेडियस है वो यहां से यहां तक नहीं होती। अगर मान लीजिए जो सेंटर है तो यहां से यहां तक नहीं हो सकती, क्योंकि रेडियस कहते किसे हैं ये भी समझ लीजिए। रेडियस कहते हैं सेंटर से परिधि तक की दूरी, सेंटर से परिधि तक की दूरी। आप मुझे बताइए सेंटर तो यही होगा, चाहे वो इन सर्किल का हो चाहे वो सरकम सर्किल का हो, तो ठीक है। अगर ये हमारे पास सेंटर होगा तो इस सेंटर से यहां तक तो रेडियस परिधि नहीं आई, सरकमफ्रेंस नहीं आई, इससे सरकमफ्रेंस तो यहां तक है। तो इसका मतलब है अगर मैं इसे यहां से यहां मिला दूं तो आप मुझे बताइए क्या ये सरकमफ्रेंस पे टच किया नहीं किया, तो यहां से यहां तक की कैपिटल आर होगी नहीं होगी, ये स्मॉल आर होगी, ये क्या होगी हमारी कैपिटल आर होगी। क्या होगी ये कैपिटल आर होगी। इतनी बात समझ रहे होंगे। कैपिटल क्या है हमारी बाह्य वृत्त की त्रिज्या, क्या है ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या, अंतर्वृत्त की त्रिज्या है, और ये है हमारी बाह्य वृत्त की त्रिज्या। इतनी बात समझिए। किसके बाह्य वृत्त की, स्क्वायर की। किसके, स्क्वायर के, क्योंकि स्क्वायर ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अभी बताइए ये कहां से फाइंड आउट होगी। मैंने बताया था आपको, अगर मैं एक लाइन यहां और खींच दूं तो ये जो लाइन होगी AC, AC जो होगा वो विकर्ण होगा, AC जो होगा विकर्ण होगा, और विकर्ण AC जो होगा वो क्या होगा, डायगोनल होगा। और डायगोनल क्या होता है, √2a। अगर ये A है और ये भी A है तो हमारा विकर्ण क्या होगा, √2a। यानी कि यहां से लेके यहां तक की लाइन जो है वो क्या है हमारे पास, √2a है। यहां से यहां तक की लाइन क्या है हमारे पास, √2 है। तो हमें कैपिटल R निकालना, तो कैपिटल R, देखिए ये तो जो है आपका D, ये D फॉर डायगोनल है। अगर मैं डायमीटर कहूं तो ये डायमीटर का भी काम करेगा, ये व्यास का भी काम करेगा। देखिए व्यास का काम जब करेगा ये, जब ये हम सर्किल की तरह देख रहे हो, यानी कि सर्किल की जो परिधि टच कर रहा हो तो व्यास का काम करेगा। अगर इसके कोने टच कर रहा हो, वर्ग के कोने टच कर रहा हो, कॉर्नर आपस आमने सामने कोने टच कर रहा हो, तो किसका काम करेगा, ये डायमीटर का काम करेगा। डायमीटर नहीं, क्या बोलते हैं, डायगोनल का काम करेगा। तो हमारा डायगोनल इस डायमीटर के बराबर होगा।
ठीक है, तो इसका कह सकते हैं हम कि हमारा जो है, मान लीजिए ये r है तो ये भी तो r है। बताइए r प्लस r कितना हो गया, 2r बराबर किसके हो गया, √2a के। किसके हो गया, √2a के। मैंने बताया था कि विकर्ण जो होगा बराबर होगा किसके, व्यास के। ठीक है, तो यहां से r की वैल्यू निकालेंगे, r की वैल्यू हो जाएगी √2a/2। क्या हो जाएगी, √2a/2, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसे हम। देखिए √2a, इस 2 को क्या मैं √2 मल्टीप्लाई √2 नहीं लिख सकता, इसे मैंने काट दिया तो क्या हो गया, a/√2। क्या हो गया ये, a/√2। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि a जो स्मॉल r होगी a/2 और कैपिटल R होगी हमारी a/√2। कितनी होगी, a/√2। तो इन दोनों बातों को ध्यान आपको अच्छे से रखना है। देखिए इसमें रिलेशनशिप क्या क्या पूछे गए हैं मैं आपको बता देता हूँ। रिलेशनशिप ये पूछे गए हैं, मिटा देता हूँ इसको, थोड़ी सी बात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि स्मॉल r जो होती है a/2 होती है और कैपिटल R होती है a/√2 होती है। ठीक है, तो अगर मुझसे कोई ये कहने लगे कि एक वृत्त दिया हुआ है, उस वृत्त के परिवृत्त और अंतर्वृत्त का अनुपात बताइए, परिवृत्त और अंतर्वृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताइए, परिवृत्त और अंतर्वृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताइए। परिवृत्त की त्रिज्या क्या है बताइए, a/√2, और इसकी क्या है हमारे पास a/2, तो a से a कैंसिल हो गया है हमारा। ठीक है, 2 पर पहुंच जाएगा, तो 2 पर नीचे क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यह r/r की हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, √2 मल्टीप्लाई √2 बटे √2, इससे कैंसिल हो जाएगी तो √2 बटे 1 हो जाएगा। या r अनुपात जो r होगा वो √2 अनुपात क्या होगा, 1 होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ पर कि कैपिटल R और स्मॉल r का जो अनुपात होगा वो क्या होगा हमारे पास, √2 अनुपात क्या होगा। सवाल ये भी पूछता है कभी कभी आपसे कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए, तो क्षेत्रफलों का अनुपात πr² होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। और आप बताइए r² बटे r² बचा, और r बटे r की जो वैल्यू थी वो क्या थी, √2 बटे 1, √2 बटे 1, इसका स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2 बटे 1। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, क्लियर है, क्षेत्रफलों का अनुपात यानी कि बाहर वाले वृत्त का बाह्य वृत्त व अंतर्वृत्त, बाह्य वृत्त व अंतर्वृत्त के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 2:1 होगा। कितना होगा, 2:1। ये दो बातें आपको अच्छे से याद रखनी है क्योंकि सवाल डायरेक्टली यहां से एग्जामिनेशन ने पूछा है। यानी कि हमें क्या काम करना है, ये याद रखना है। ये बात तो याद रख लोगे आप, लेकिन ये भी याद रखना, ये दोनों अनुपात भी याद रखने हैं। अनुपात क्या याद रखने हैं कि किसी भी वर्ग के परिवृत्त व अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो कितना होगा, 2:1 होगा। और रेडियस का अनुपात कितना होगा, √2:1 होगा। यानी कभी भी अगर आपसे सवाल ऐसे दे दिया जाए, मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर कोई क्वेश्चन ये लिख दे आपसे, इतना सा क्वेश्चन आपके लिए लिख दे बस, देखिए ये क्वेश्चन लिख दे कि एक वर्ग कि प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो दो बात बतानी है। पहली बात है r अनुपात r, और दूसरा है क्षेत्रफल बड़े वाले का और बटे क्षेत्रफल छोटे वाले का, ऐसे बताना। तो कुछ नहीं है इसका आंसर। देखिए साइड कुछ भी क्यों ना हो, साइड पे डिपेंड नहीं करेगा अनुपात, साइड पे डिपेंड तो एक्चुअल वैल्यू डिपेंड करेगी, साइड पे डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ r हमारा 2:1 जो मैंने बताया था, √2:1 वही होगा, और क्षेत्रफल √2 नहीं 2/1 यानी कि हमारा 2:1 होगा। तो इस बात का ध्यान रखना, साइड कुछ भी हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, अंडरवुड में हो, कुछ भी क्यों ना हो, हमारा जो परिवृत्त की त्रिज्या और अंतर्वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो √2:1 होगी, और क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो 2:1 होगा। बस इतना याद रखना है। परिवृत्त और अंतर्वृत्त के बीच की बात हो रही है, ना कि अंतर्वृत्त और परिवृत्त की। पहले परिवृत्त और बाद में हमारा अंतर्वृत्त। तो इन दोनों बातों को याद रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली यूपी पुलिस या छोटे मोटे जो एग्जाम्स होते हैं आपके, उनमें एक बात डायरेक्टली पूछी गई है। तो एक बच्चा का काम करने लगता है, यहां से करना स्टार्ट करता है सवाल को, लेकिन सवाल वो वहां पे करेगा तो एग्जाम में ज्यादा टाइम उसका स्पेंड हो जाएगा। मैं डायरेक्टली आपको डेरिवेशन याद रखा रहा हूं। याद क्या करना है आपको, मैंने बताया था कि अगर आयत के अंदर सर्किल बनना है तो उसका जो रेडियस होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, हमारा
विड्थ पे डिपेंड करेगा, लंबाई पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि चौड़ाई का आधा होगा। किसका होगा? चौड़ाई का आधा होगा। अगर वर्ग की बात कर रहा हूं तो अंदर बन रहा है सर्किल तो उसकी भुजा का आधा, और बाहर बनना है तो उसके किसका? विकर्ण का आधा। किसका भाई? विकर्ण का आधा। ध्यान रखना, स्मॉल आर जो होगा वो होगा भुजा का आधा, और कैपिटल आर जो होगा वो होगा हमारा किसका आधा? विकर्ण का आधा। ये दो बातें याद रखनी है बस आपको, आपका सवाल कोई भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में, इस पार्ट्स में हमने स्क्वायर पढ़ा है, और स्क्वायर में बहुत सारी बातें मैंने आपको पढ़ा दी जो एग्जाम लायक है, जो एग्जाम में पूछी जाएंगी। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इससे बाहर अगर आएगा तो हम पहुंच जाएंगे ज्योमेट्री में, यानी कि एंगल्स पे सवाल आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्री अभी नहीं पढ़ रहे, अभी हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन में हमने भी रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर ये सब पढ़ा दिया। नेक्स्ट वीडियो में रोम्बस आपका हो जाएगा, पैरेललोग्राम आपका हो जाएगा, ट्रेपेजियम आपका हो जाएगा। उसके बाद हम इस पे 2D पर क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे। ठीक है, धन्यवाद।